हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्राउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14, 15 और 16 ऑफ नवंबर के करंट अफेयर्स। ऑलरेडी मैं 13 के अपलोड कर चुका हूं, तो अभी 14, 15, 16 के करंट अफेयर्स, क्योंकि दिवाली के कारण उस टाइम पीरियड पे इकट्ठे करंट अफेयर्स किए गए थे कवर, तो 14, 15 और 16 के इकट्ठे करेंगे आज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 14, 15, 16 की दो बहुत ही अच्छी इमेजेस, लेकिन आपको आज के दिन में 7 से 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो हम आपको करवाएंगे। लेकिन उससे पहले कि आगे बढ़े, एक दो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि अफेयर्स क्लाउड सब्सक्रिप्शन के बारे में है। आप हमारी अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ जो कि सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में आप खरीद सकते हो। दो मेथड है उसके, या तो आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो जो कि affairscloud.com/current affair है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें, डायरेक्टली आप कहां पे पहुंच जाएंगे, आप सब्सक्रिप्शन एरिया में पहुंच जाएंगे। क्या मिलेगा आपको सब्सक्रिप्शन में? आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे जो कि थ्योरेटिकल और क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्मेट में होंगे। नेक्स्ट आपको वीकली पीडीएफ्स मिलेंगी, वीक वाइज अरेंज होंगी। नेक्स्ट वीकली टेस्ट होगा जिसमें आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो कि मुझे कितना याद रहता है करंट अफेयर अगर वीक वाइज मैं पढ़ता हूं तो। मंथली पीडीएफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसमें एक पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। इसमें आपको पहली पीडीएफ में आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स मिलेंगे पूरे महीने के। दूसरी पीडीएफ क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ है, जिसमें क्या होगा कि जो थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स है वो क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्मेट में होंगे, क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्मेट में आप ज्यादा लंबे टाइम तक याद भी रख सकते हो और उसको रिवाइज भी इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट इज थर्ड है पॉकेट पीडीएफ, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है इसको फटाफट रिवाइज कर सकते हो अपने एग्जाम से पहले। नेक्स्ट है बैंकिंग, फाइनेंस एंड द इकोनॉमी पीडीएफ। बहुत ही अच्छी पीडीएफ होगी उन बच्चों के लिए जो कि बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बैंकिंग के न्यूज हम अलग से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ टॉप 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि उसी महीने के होंगे क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्मेट में। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगी ये भी। तो अगर आप देखोगे ये सारा कुछ आपको बहुत ही कम प्राइस पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बार मेरे कहने पे आप विजिट करके देखें, अगर आप देखेंगे तो आप प्राइस देख के सरप्राइज हो जाओगे। और उस नॉमिनल प्राइस पे हम आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। आप इस कोड को यूज कर सकते हो ASH10 को, ASH10, तो आपको 10% और भी डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो आज की न्यूज को स्टार्ट करते हैं हम 14, 15, 16 नवंबर की, और ये है हमारे पास पहली न्यूज। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गेव इट्स नोड फॉर द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट एवर नेशनल डेटाबेस ऑफ विच टाइप ऑफ वर्कर्स। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कह दिया है कि एक पूरा का पूरा डाटा तैयार करो उन वर्कर्स का जो कि आप ऑप्शंस के अंदर देख रहे हो। मैं किन वर्कर्स की बात कर रहा हूं, यही आपके पास क्वेश्चन है कि किन वर्कर्स के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कह दिया है कि आप जो है वो क्या करो, एक डाटा तैयार करो। तो आपने वो मुझे बताना है कि मैं किन वर्कर्स की बात कर रहा हूं। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की। क्योंकि जो गवर्नमेंट के क्लास 3 वर्कर्स हैं ऑलरेडी डाटा है, ऑर्गेनाइज वर्कर का सरकार के पास होता ही है। प्रॉब्लम ही किसकी है? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इसके अंदर कवर होती है। तो बहुत ही जरूरी है कि उनका डेटाबेस हो ताकि उन तक सोशल स्कीम्स को पहुंचाया जा सके। सारी सोशल स्कीम का पता हो कि इतने लोग हैं तो इतनी चाहिए चीजें, तो इतनी चीजें उन तक पहुंचाई जा सके, इसलिए अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मूव्स टू सेट अप ए डेटाबेस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। बट कौन से माइग्रेंट वर्कर्स? जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर जो अनऑर्गेनाइज्ड ही होते हैं। और ये कह दिया है कि उनका फटाफट आधार कार्ड हो, आधार कार्ड के साथ जोड़ा जाए, जिनका नहीं है उनका बनाया जाए, दैट इज कंपलसरी। तो इसलिए बहुत जरूरी है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आपको पता है यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी है, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर हैं। क्लियर? तो इसमें टोटल जो खर्चा आएगा वो ऑलमोस्ट 650 करोड़ रुपीस का खर्चा आएगा, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का डाटा हम तैयार करेंगे इसमें, ताकि उनको हर तरह के बेनिफिट्स मिल सकें, उनको इनरोल किया जाएगा ताकि आप जो है वो स्कीम्स का लाभ उठा सकें। और इट विल हेल्पफुल टू प्रोवाइड वेलफेयर स्कीम्स और इंप्लीमेंटिंग सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, जो कि सरकार क्या करती है, उनको प्रोवाइड करती है। तो यही मेन था इसके अंदर, अदरवाइज न्यूज के अंदर बस यही याद रखना आपने। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट पास्ड ए रेजोल्यूशन ऑन सरना कोड सीकिंग सेपरेट आइडेंटिटी कोड फॉर ट्राइबल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो इसको। सरना कोड या सरना वर्ड भाई याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो लोग हैं, सरना लोग या सरना पॉपुलेशन के लोग, जो कि किसकी पूजा करते हैं? नेचर की पूजा करते हैं। मतलब वो किसी लाइक मूर्ति की पूजा नहीं करते, वो नेचर की पूजा करते हैं, लाइक फॉरेस्ट एरियाज की, हिल्स की, ट्रीज की, इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जो चीजें हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती हैं उनकी पूजा की जानी चाहिए। इसीलिए ये अपने आप को हिंदू नहीं कंसीडर करते, इसीलिए एक तरह का आप क्या कह सकते हो कि ये क्या है? एक तरह का
रिलीजन है। क्या है? एक तरह का रिलीजन है जिसको सरना रिलीजन कहा जाता है। और ये झारखंड की एक आप कह सकते हो कम्युनिटी है जिसको सरना कोड कहा गया है। और झारखंड असेंबली ने पास कर दिया है कि सरना को हम एक अलग से सेपरेट रिलीजन मानने के लिए तैयार हैं। और जो 2021 की जनगणना होगी तो 2021 के अंदर जो सेंसस आएगा उसमें हम इसको एक अलग से रिलीजन बनाने के लिए तैयार हैं। तो याद रखना है किसकी बात कर रहा हूं मैं? झारखंड की बात कर रहा हूं। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जो हैं उन्होंने ये प्रपोजल जो है वो पास कर दिया है। अब ये सेंटर गवर्नमेंट के पास चला गया क्योंकि कम्युनिटी को एक अलग से रिलीजियस कम्युनिटी डिक्लेयर करना ये सेंटर गवर्नमेंट के पास रहता है। तो ये इसके बाद किसके पास गया है? सेंटर गवर्नमेंट के पास। तो याद रखना है सरना लोग जो है वो किसकी पूजा करते हैं? नेचर की पूजा करते हैं। और गवर्नर आपको पता ही है द्रौपदी मुर्मू जी है। और कैपिटल कौन है? रांची। कैपिटल कौन सी है? रांची। तो याद रखना इन चीजों को। ये है सरना कम्युनिटी के लोग। आप एक पिक्चर देख सकते हो, झारखंड असेंबली की फोटो देख सकते हो। उन्होंने पास कर दिया है कि ठीक है हम इनको एक अलग से रिलीजन का स्टेटस देने के लिए तैयार हैं। तो सरना कोड, तो इस वर्ड को ही याद रखना, इससे आपको याद आ जाएगा। और सरना को सेपरेट रिलीजन कह दिया 2021 में। और ये अपने आप को जो है वो हिंदू नहीं मानते, ये नेचर की पूजा करते हैं, लाइक ट्रीज, हिल्स और अपने फॉरेस्ट एरियाज को बचाने के अंदर लगे रहते हैं। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू और कैपिटल रांची। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया एंड विच कंट्री लॉन्च्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट टू 3rd इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट टू बूस्ट ट्रेड। पहले 2 ऑलरेडी वहां पे बने हुए हैं, तो इसका मतलब तीसरे की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तीसरे की बात कर रहे हैं। भाई बताओ किसकी हम बात कर रहे हैं? 3rd इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, क्योंकि 2 ऑलरेडी बन चुके हैं वहां पे। एक 2018 में बना था, एक 2020 में जनवरी में बना। अब तीसरा जो है वो अभी आप देख सकते हो नवंबर 2020 में बनाया गया। और ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? नेपाल की बात कर रहा हूं। 2 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बन चुके हैं, तीसरा बनाया गया है। किसके बीच में? नेपाल के साथ, ताकि ट्रेड जो है वो अच्छे से हो सके। कार्गो ट्रक्स, जो सामान लेके ट्रक्स जाते हैं, वो अच्छे से जो है वो ज्यादा ट्रक सब लेके जा सके, ताकि बहुत ज्यादा ट्रेड जो है वो उस कंट्री के साथ कर सके। तो याद रखना आपने। और आप यहां पे देख सकते हो पिक्चर में, नेपाल इंडिया ज्वाइंटली लॉन्च 3rd इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। और मेन एम क्या है कि आप ट्रेड को क्या कर सकते हो? बूस्ट कर सकते हो। इंडिया एंड नेपाल लॉन्च द कंस्ट्रक्शन ऑफ 3rd चेक पोस्ट एट द नेपालगंज, नेपाल। वहां पे उन्होंने लॉन्च किया कार्गो ट्रक्स को लेके जाने के लिए। और इसमें माना जाता है कि 500 ट्रक्स जो है वो एक साथ जो है वो आप यहां से निकाल सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन जो है वो 147 करोड़ रुपया इसके ऊपर लगाया जाएगा। और नेपाली साइड पे ये नेपालगंज में, और इधर से उत्तर प्रदेश में, जो कि जगह कौन सी है? रुपायदिया। याद रखना है, रुपायदिया उत्तर प्रदेश में, और उधर से नेपालगंज, दोनों के बीच में। क्योंकि दूसरा इंटीग्रेटेड पोस्ट जो है वो बिहार के साथ था, पहला भी बिहार के साथ था, लेकिन तीसरा जो है वो किसके साथ है? उत्तर प्रदेश के साथ है। और इंडिया नेपाल बॉर्डर बीरगंज और बितरना नगर, ये पहला था, ये सबसे पहला था जो बितरना नगर और बीरगंज के बीच में था। तो काफी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। तो इसमें स्टेट हमारे पास कौन सी आ गई? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट स्टेट है, याद रखना है, क्योंकि यहां पे हमारे पास उत्तर प्रदेश में आ जाता है दुधवा नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। और नेपाल आ गया दोस्तों। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर आपको पता है, केपी शर्मा ओली, पता होगा। और करेंसी जो है वो नेपालीज रुपीज है। और कैपिटल काठमांडू है। और प्रेसिडेंट कौन से हैं? विद्या देवी भंडारी। याद रखनी है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, लार्सन एंड टर्बो विल कंस्ट्रक्ट 20 किलोमीटर 4 लेन रोड ब्रिज अक्रॉस विच रिवर दैट इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर ए रिवर इन द नॉर्थ ईस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न का लॉन्गेस्ट ब्रिज है, नॉर्थ ईस्टर्न का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। ये कौन सी रिवर के ऊपर होगा? अगर आप ध्यान से देखो, पद्मा जो है वो बांग्लादेश में बहती है, तो आंसर नहीं हो सकता। जमुना जो है वो नाम है गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, लेकिन वो बांग्लादेश में, ये नहीं हो सकता। गंगा नॉर्थ ईस्टर्न में जाती ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं आंसर हो सकता। आंसर तो सिर्फ एक ही है, कौन सा? ब्रह्मपुत्र। तो लॉरेंस एंड टर्बो मतलब LNT जो है वो एक ब्रिज बना रही है कौन सी रिवर के ऊपर? ब्रह्मपुत्र के ऊपर, जो कि 2 जगहों को कनेक्ट करेगा। कौन कौन सी? दुबरी, कौन सी जगह कनेक्ट करेगा? लिख सकते हो आप इसको, किसको? दुबरी को, जो कि कहां पे है? असम में। कहां पे है? असम में। और दूसरी जगह कौन सी है? वो है फुलबेर। कौन सी है? फुलबेर। और ये कहां पे है फुलबेर? मेघालय में। इसका मतलब सिंपल है कि असम और मेघालय को क्या किया जा रहा है? कनेक्ट किया जा रहा है एक
4 लेन ब्रिज से, जो कि कौन सी रिवर के ऊपर है? ब्रह्मपुत्रा के ऊपर है। और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है किसी रिवर के ऊपर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ना कि पूरे इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और माना जा रहा है कि 2026-27 तक इसको जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा, 2026-27 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा। और इसको पैसा मतलब फाइनेंस कौन दे रहा है? जापान की इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी इसको पैसा दे रही है। याद रखना है ये 4.3 किलोमीटर से ऑलमोस्ट इसकी लेंथ जो है 4.3 किलोमीटर के आसपास जो है वो होगी, याद रखोगे आप इसको। तो लॉरेंस एंड टर्बो इमर्जेस लॉन्गेस्ट बिडर फॉर द कंट्रीज लॉन्गेस्ट एवर ब्रिज इन द नॉर्थ ईस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 20 किलोमीटर 4 लेन रोड ब्रिज जो है वो बनाया जाएगा, जिसमें जो है वो 4.3 किलोमीटर जो है वो क्या होगी, इसमें ऑलमोस्ट एम्बार्कमेंट होगी, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। और दुबरी और किसको कनेक्ट करेगा? फुलबरी, या आप कह सकते हो कि असम और मेघालय को कनेक्ट करेगा। कौन पैसा दे रहा है? जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी इसमें पैसा लगा रही है। और बेटर कनेक्टिविटी हो जाएगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जोड़ने की आपस में। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कौन सी स्टेट को किसके साथ जोड़ रहा है और कौन सी जगह को कौन सी जगह के साथ जोड़ रहा है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी की सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको आइडिया नहीं होगा कि इस 20 किलोमीटर से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा इन दोनों स्टेट्स के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई फिर। हाँ जी, याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, और इसमें स्टेट आ गई असम। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों असम। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस नेशनल पार्क ऑल्सो देयर, दोनों टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा नमेरी नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क ऑल्सो देयर। यहाँ पे आपको मिलेगा एक बायोस्फीयर रिजर्व, दिब्रू शैकोवा। कौन सा? दिब्रू शैकोवा। मेघालय इंपॉर्टेंट है गारो खासी जयंती के लिए, गारो खासी जयंती हिल्स के लिए। और एक बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे, कौन सा? नॉकरेक। कौन सा? नॉकरेक। तो एक बार रिपीट कर रहा हूं, असम में काजीरंगा, मानस, नामेरी, ये तीनों नेशनल पार्क्स हो गए। दिब्रू शैकोवा हो गया हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व असम के अंदर ही। मेघालय के अंदर गारो खासी जयंती हिल्स होंगी। और नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय, ये नॉकरेक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पार्टिसिपेटेड इन विच एशियन इंडिया समिट 2020। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो, क्योंकि एशियन के बारे में सब बच्चों को पता है कि एशियन जो है वो इस बार की प्रेसिडेंटशिप जो है वो वियतनाम के पास है। इस बार की प्रेसिडेंटशिप जो वियतनाम के पास है। और एशियन की 10 कंट्रीज जो है वो क्या है? मेंबर है। चेयरमैनशिप वियतनाम, हेडक्वार्टर कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया। इस बार की कौन सी मीटिंग को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अटेंड किया है? जो कि कहाँ पे हुई है? वियतनाम में हुई है, लेकिन अदरवाइज वर्चुअली हुई है। लेकिन होस्ट कंट्री कौन सी है? वियतनाम है। तो आपने याद रखना है इस बार कौन सी मीटिंग हुई है? 17th एशियन हुई है। कौन सी एशियन हुई है? 17th एशियन हुई है। और इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो $1 मिलियन USD जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे कोविड-19 के लिए एशियन रिस्पॉन्स फंड में, जो कि बनाया गया था एशियन रिस्पॉन्स फंड, जो कि कोविड-19 के लिए बनाया गया। तो उसके लिए जो है वो बेसिकली $1 मिलियन USD जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और मोदी जी ने 17th एशियन को अटेंड किया है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एड्रेस 17th एशियन इंडिया समिट, जो कि कहाँ पे हुई है? वियतनाम में। और एक आपने चीज और याद कर लेनी है कि अभी अभी एक एग्रीमेंट हुआ है, RCEP एग्रीमेंट, जिसको क्या कहते हैं? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये एशियन कंट्रीज का मतलब 10 कंट्रीज का एग्रीमेंट हुआ है। कितनी कंट्रीज के साथ? होना तो 6 के साथ था, लेकिन कितनों के साथ हुआ है? 5 के साथ ही हुआ था। वो 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, और साथ में कौन सी कंट्री है? इंडिया होना था, लेकिन इंडिया जो है वो उसमें नहीं है। कौन कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूं? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान और न्यूजीलैंड। इंडिया नहीं है इसमें, अदरवाइज इंडिया को भी होना था, लेकिन इंडिया ने इस पार्टनरशिप के अंदर मना कर दिया है। तो आपको क्वेश्चन यही आएगा कि एशियन के साथ वो 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, जो उसमें से पूछ लेंगे इनमें से कौन सी कंट्री एशियन के साथ नहीं है, जिन्होंने RCEP को साइन नहीं किया, जिसने RCEP को साइन नहीं किया। RCEP क्या है कि एशियन कंट्रीज का इन 5 कंट्रीज के साथ आपस में ये 15 कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगी कि कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा बीच में, हम आपस में क्या कर सकते हैं? फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। और मोदी जी ने इसको यहाँ पे देख सकते हो 17th एशियन को अटेंड किया है। तो इंपॉर्टेंट हो गया, याद रहेगा सर, बिल्कुल। तो देख सकते हो $1 बिलियन जो हैं वो दिए हैं, $1 मिलियन एशियन रिस्पॉन्स फंड के अंदर। और साउथ चाइना सी के अंदर टेररिज्म को कम करने के लिए, चाइना की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए हमने जो है वो वहां पे बात की है। नेक्स्ट आते हैं, हु वन द 2020 यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड। अगेन इंपॉर्टेंट अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट में इसको ऐड कर लो।
ये है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड। कौन सा? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड। किस को मिला है? कोई पर्सन को मिला है, कोई ऑर्गेनाइजेशन को मिला है? तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। क्या आंसर है? बोथ ए एंड बी। एक तो हेल्प एज इंडिया, हेल्प एज इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मिला है। एक आप अगला नाम देख रहे हो, दैट इज ग्यालुम वांगचुक। ग्यालुम वांगचुक जो हैं वो क्वीन मदर हैं भूटान की, जिनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। मतलब अगर आपको पूछे इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे तो हेल्पेज इंडिया, अगर इंडिविजुअल के बेसिस पे पूछा जाए तो क्वीन मदर ऑफ भूटान, जो कि क्या नाम है उनका? ग्यालुम वांगचुक। पूरा नाम है ग्यालुम सांगे वांगचुक। तो पूरा नाम भी याद रख सकते हो, अदरवाइज इतने से भी आपका ऑप्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो स्मार्ट वर्क करना है, हमने हार्ड वर्क जो है वो साथ में करना ही करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क से ही पेपर क्लियर होगा। तो याद रखना है ग्यालुम वांगचुक। तो बोथ ए एंड बी। तो आप देख सकते हो हेल्पेज इंडिया, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड, इंस्टीट्यूशन में इन्होंने जीता है, अदरवाइज किसने जीता है? ग्यालुम सांगे वांगचुक, क्वीन मदर ऑफ भूटान, उन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में इसको जीता है। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड बेसिकली क्या है कि इसके थ्रू उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जिनका कंट्रीब्यूशन जो है वो मैक्सिमम पॉपुलेशन तक पहुंचा हो, जिन्होंने हेल्थ इश्यूज के बारे में बात की हो, जिन्होंने लोगों को जागरूक किया हो, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो हेल्पेज इंडिया जो है वो इंस्टीट्यूशन की तरफ से हो गया। अगर इंडिविजुअली आपको पूछ लें तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ग्यालुम वांगचुक, जो कि क्वीन मदर है भूटान की। तो इसको याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको याद कर सकते हो। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर आपको पता ही है कहां पे है? न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट आते हैं, इनसोमनिया आर्मी स्टोरीज ए कलेक्शन ऑफ टेल्स ऑफ अबाउट इंडियन आर्मी इज रिटन बाय विच पर्सन। तो इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये बुक की कैटेगरी में आ गया आपका क्वेश्चन। तो इनसोमनिया नाम से किसने बुक को लिखा है, जो कि आगे कैप्शन दिया हुआ आर्मी स्टोरीज ए कलेक्शन ऑफ टेल्स अबाउट इंडियन आर्मी। ये बताता है कि किस तरह से जो आप कह सकते हो कि स्ट्रेस रहता है ड्यूरिंग द वॉर, या ह्यूमन राइट वायलेशंस होती हैं वहाँ पे, या किस तरह से स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो लोग फेस करते हैं, तो उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। और इवन इसमें आर्मी के बारे में कम, इमोशनल वेरिएंट्स के बारे में ज़्यादा बताया गया कि किस तरह से फेलियर बढ़ती है, किस तरह से वीकनेस आती है, और किस तरह से ऑर्डिनरी पीपल जो हैं वो अपने आप को वीक समझते हैं, ऑर्डिनरी पीपल जो है वो किस तरह से फेल होते हैं, ये चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है। तो इनसोमनिया आर्मी स्टोरीज, तो ये बुक जो है वो किसने लिखी है? ये लिखी है रचना बिष्ट जी ने। तो याद रखना है रचना बिष्ट रावत, इन्होंने इस बुक को लिखा है। किसने इस बुक के अंदर जो है वो अपनी रचनाएं लिखी हैं? तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो सेम ही बात है, रचना बिष्ट रावत। तो रचनाएं लिखी हैं, रचना से याद रखोगे, इसलिए मैंने इस तरह से आपको बताया। तो याद रखना है इनसोमनिया आर्मी स्टोरीज, रचना बिष्ट रावत, तो उन्होंने इस बुक को लिखा है। और फिर से पब्लिश कौन कर रहा है? पेंगुइन रैंडम हाउस जो है वो इसको पब्लिशर कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, आरबीआई कहता है कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस टू एजुकेट पब्लिक अबाउट गुड प्रैक्टिसेस, रेगुलेशन एंड इनिशिएटिव्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो, क्योंकि आरबीआई कहता है कैंपेन है आरबीआई का, जो कि आपने शायद कौन बनेगा करोड़पति में जब बच्चन साहब बात करते हैं, आरबीआई कहता है कि आपने किसी को अपना पिन नहीं बताना, कोई आपको फ़ोन करके कह रहा है, मैसेज करके कह रहा है, कुछ नहीं बताना, क्योंकि आरबीआई की तरफ से या बैंक की तरफ से कभी भी ये पूछा नहीं जाता कि आपका पिन क्या है, आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तो उससे सावधान रहें, जो भी रेगुलेशंस है उनके बारे में आपको पता लगे। तो ये आरबीआई का कैंपेन है। कितनी लैंग्वेज में इसको चलाया गया, ये आपने मुझे बताना है, कितनी लैंग्वेज में इसको चलाया गया। हाँ जी, बताएंगे फटाफट। तो आंसर बहुत सिंपल है, कितनी लैंग्वेज में? 14 लैंग्वेजेस में इसको क्या किया गया था? चलाया गया था। 14 लैंग्वेजेस में इसको चलाया गया। और याद रखना है इसमें लोगों को बैंकिंग सहूलतों के बारे में अलग अलग विषय पे बात की जाती है। कहाँ पे? मीडिया में, टेलीविज़न पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर्स में होर्डिंग लगा के, वेब बैनर्स लगा के, इवन आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो टीवी में, वो क्रिकेटर जब बस से उतरते हैं तो उस टाइम पे एक होर्डिंग लगा होता है। दैट इज ऑल्सो ए कैंपेन ऑफ आरबीआई, जिसका नाम है आरबीआई कहता है। तो याद रखना है इस बात को। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आरबीआई कहता है कितनी लैंग्वेज में? 14 लैंग्वेजेस में इस कैंपेन को चलाया गया। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ आंग सैन सू की पार्टी हु इज लाइकली टू विन 2020 म्यांमार इलेक्शन। तो आपको पता है म्यांमार इलेक्शन में आंग सैन सू की पार्टी ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। तो उस पार्टी में मतलब उम्मीद है कि, उम्मीद नहीं मतलब आप कह सकते हो 99% इज श्योरिटी कि वही जो पार्टी है वो जीतेगी, और इन्हीं की पार्टी जो है वो जीतेगी। तो बता दें इनकी पार्टी का नाम जो है वो बेसिकली क्या है। तो नाम क्या है? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। क्या नाम है? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ये माना जाता है कि 346 सीट्स
आउट ऑफ 664 सीट जो है वो कौन जीतेगा, ये नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो है वो जीतेगी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जीतेगी। ये दूसरी बार है कि नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी जीतेगी, और अंग सेंग सू की उनकी जो है वो स्टेट काउंसलर हैं, और ये दूसरी बार हुआ है कि फ्री इलेक्शंस हुए हैं म्यांमार में। 2011 में हुए थे पहली बार, क्योंकि 2011 में अगर आप देखोगे मिलिट्री रूल खत्म हुआ था बेसिकली, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना थोड़ा सा जिसमें कुछ पार्ट बना, और 2011 के बाद उनमें इलेक्शंस हुए। ये दूसरी बार हो रहा है कि म्यांमार में क्या हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि करंटली प्रेसिडेंट कौन है, विन मिंथ है। कौन है, विन मिंथ, जो कि इंडिया भी आए थे। अगर आप देखोगे जुलाई के आसपास तो वो इंडिया भी आए थे। और कैपिटल कौन सी है, नेपिता, और करेंसी कौन सी है, केयात। याद रखना है कौन सी है, केयात। और ये माना जा रहा है कि अंग सेंग सू की जीत जाएंगी, उनकी पार्टी जीतेगी, दूसरी बार इलेक्शन जीतेगी। क्लियर, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी पार्टी कौन सी थी जो मेन ऑपोजिशन में थी, जो मिलिट्री की पार्टी थी, उसका नाम था यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी। इसको भी आप नाम जो है याद रख सकते हो। तो यहां पे देख सकते हो अंग सेंग सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी विंस सेकंड टर्म इन द म्यांमार इलेक्शन। तो इतनी सीट्स उन्होंने जीती हैं। म्यांमार के ट्रांजिशन मिलिट्री रूल से जो है वो शिफ्ट करना, तो उसको क्या कहा गया, दैट इज द मिलिट्री जुंता टू डेमोक्रेसी। मिलिट्री जुंता मतलब मिलिट्री के वहाँ पे नाम क्या कहा जाता है, मिलिट्री को क्या कहा जाता है, जुंता। और उनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है कौन से ईयर में, 1991 में। अंग सेंग सू की को नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है इसी डेमोक्रेसी के बारे में बात करने के लिए 1991 में। तो बहुत सी इंफॉर्मेशन होगी म्यांमार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयुर्वेदा डे 13 नवंबर को मनाया जाता है आयुर्वेदा डे। तो याद रखना है, कल हमने किया था कि 12 नवंबर को निमोनिया को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, बताया जाता है कि निमोनिया को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, उसको ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू बताया जाता है। तो 2 दिन याद किए थे हमने। तो 13 नवंबर को आयुर्वेदा डे। आप ये भी कर सकते हो कि 12 को निमोनिया हुआ, 13 को हमने आयुर्वेदा यूज करके निमोनिया को ठीक किया। क्लियर। तो आयुर्वेदा फॉर कोविड-19 बहुत ही हेल्पफुल है। आयुर्वेदा आपको पता है कि इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रोल जो है वो आयुर्वेदा का रहा है, और काफ़ी लोगों ने इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया इस ड्यूरिंग कोविड-19। और इनको धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि फादर ऑफ आयुर्वेदा जो है वो धन्वंतरी जी को भी माना जाता है। तो इसलिए जो है वो इसको धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। 13 नवंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है, आयुर्वेदा फॉर कोविड-19, ताकि लोगों को आयुर्वेदा के बारे में जागरूक किया जा सके। तो सिंपल है कि आप इससे इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हो कोविड-19 में, तो बहुत ही सिंपल रहेगा। नेक्स्ट आते हैं पद्मश्री अवॉर्डी एंड स्कल्प्टर अर्जुन प्रजापति डाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन, जो आप कहेंगे कि हिस्ट्री के माध्यम से भी अगर आप पढ़ रहे हो या वैसे भी आप पढ़ रहे हो, किसी की भी मूर्ति बना देंगे और ऐसा लगेगा कि वो बंदा सामने जिंदा खड़ा है। मतलब इतनी ज़्यादा इनमें कला, और इनका देहांत हो गया अर्जुन प्रजापति जी का। बहुत ही रिनाउंड स्कल्प्टर हैं, और आप कहोगे इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ऐसी कला जो है वो राजस्थान में ही आपको मिल सकती है। जयपुर जो है उन जयपुर में इनका देहांत हो गया। मात्र 64 ईयर्स, बहुत ही कम एज में जो है वो इनका देहांत हो गया। और इनको महारथी ऑफ क्लोनिंग कहा जाता था। महारथी ऑफ क्लोनिंग मतलब सामने एक बंदे की शक्ल बनाने में महारथी कहा जाता था। इन्होंने बहुत से बंदों की बनाई है, लाइक प्रिंस चार्ल्स ऑफ ब्रिटेन की ये प्रतिमा बना चुके हैं। यूएस प्रेसिडेंट रह चुके बिल क्लिंटन, उनकी बना चुके हैं। तो विश्व मोहन भट्ट की बना चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्ट स्कल्पचर थे। और इन्होंने सबसे पहले एक म्यूजियम खोला था, फर्स्ट स्कल्पचर म्यूजियम ऑफ राजस्थान, जिसको क्या कहा जाता है, माटी मानस। माटी मानस, हिंदी माध्यम के बच्चे तो आराम से समझ सकते हैं इसको। माटी मानस, माटी मानस का मतलब है, माटी मतलब मिट्टी, मानस मतलब आदमी। तो माटी मानस मतलब मिट्टी का आदमी। तो ये वहीं बनाते थे, तो इसीलिए इसने म्यूजियम का क्या नाम रखा, माटी मानस। तो जो राजस्थान के स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज भी ये क्वेश्चन जो है वो नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और इनके बनाए हुए स्कल्पचर जो हैं वो कहाँ पे रखे गए हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इंडियन कल्चर सोसाइटी में रखे गए हैं, रॉयल एल्बर्ट पैलेस लंदन में रखे गए हैं। तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ये रही होंगी। और बिल क्लिंटन ने इनको मैजिशियन ऑफ स्कल्पचर भी कहा था, मैजिशियन ऑफ स्कल्पचर, क्योंकि उनकी प्रतिमा भी इन्होंने बनाई थी। तो नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, अर्जुन प्रजापति। कितनी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से नाम नहीं भूलोगे आप। नेक्स्ट आते हैं गाना के फॉर्मर प्रेसिडेंट जेरी रॉलिंग्स डाइस।
तो जस्ट नाम याद रखना आपने कि जेरी रॉलिंग्स का देहांत हो गया। ये कहाँ के प्रेसिडेंट थे? गाना के प्रेसिडेंट थे। कहाँ के प्रेसिडेंट थे? गाना के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने एक पार्टी बनाई थी गाना में, नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस, उसी नाम से ये जो जाने जाते हैं, उसी नाम से जाने जाते हैं। और गाना के प्रेसिडेंट जो थे ये 1993 में बने थे, 2001 तक ये गाना के प्रेसिडेंट रहे थे, 1993 से लेके 2001 तक। तो जस्ट याद रख सकते हो नाम, जेरी रॉलिंग्स। नेक्स्ट आते हैं रोहनी जेलस, ए न्यू जीन्स ऑफ ट्री फ्रॉग डिस्कवर्ड इन विच एरिया। तो रोहनी जेलस, हाँ जी बताओगे फटाफट रोहनी, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आप इसको याद कर पाओगे। तो रोहनी जेलस जो है वो ये कहाँ पे मिला है? ये एक फ्रॉग की जो स्पीशीज है ये कहाँ पे मिली है? तो आंसर क्या होगा इसका? बोथ ए एंड बी। आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। अंडमान एंड निकोबार में मिला है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी मिला है। तो दोनों आंसर आएंगे। तो आपको पूछा क्या जा सकता है कि ये किसकी जो है वो स्पीशीज है, वो रोहनी जेलस नाम दे देंगे और आपने याद रखना है ये ट्री फ्रॉग है, या फ्रॉग की याद रख लो, एक ही बात है। तो आप यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, न्यू जीन्स ऑफ ट्री फ्रॉग डिस्कवर्ड इन द अंडमान एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंडमान आइलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे ट्री फ्रॉग स्पीशीज जो है वो मिलती हैं अच्छे से, ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट और यूटी लॉन्च्ड जीवन सेवा ऐप। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि स्टेट का क्वेश्चन है और उन्होंने एक ऐप लॉन्च की है। कौन सी? जीवन सेवा ऐप। जैसे कल हमने एयर प्योरीफायर किया था कि एयर प्योरीफायर जो है वो किसने लगाए हैं? वो लगाए हैं हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो जीवन सेवा ऐप जो है वो किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है यूटी ने लॉन्च की है। कौन सी? दिल्ली ने लॉन्च किया। बहुत ही खास बात है इसमें। इसमें क्या होगा कि अगर आपको कोई भी मान लो कोविड-19 पेशेंट्स हैं, क्रिटिकल नहीं है ज़्यादा, तो उनको घर पे ही जो है वो सारी चीज़ें, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। इलेक्ट्रिक वैन जो है वो आएगी और आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर आप क्रिटिकल हो तो आपको हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना है तो भी जो है ये कौन करेगा? ये आपको जो इलेक्ट्रिक वैन है ये आपको करेगी। और ये कौन सी ऐप के ऊपर उपलब्ध है? जीवन सेवा ऐप के ऊपर उपलब्ध है, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक वैन, इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा ये, और ये पोल्यूशन भी नहीं करेगा। दोनों चीज़ें साथ में लेके चल रही है दिल्ली गवर्नमेंट, बहुत ही अच्छा। और जीवन सेवा ऐप द फर्स्ट एवर इनिशिएटिव टू हेल्प कोविड-19 पेशेंट टू रीच हेल्थ केयर फैसिलिटी इन इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से पहुंच पाओ ताकि आपका इलाज जो है वो सही टाइम पे हो सके, यही इस ऐप का इनिशिएटिव है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोवाइड करने के लिए किसके साथ टाई अप किया है? इवेरा, जो कि एक आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोवाइड करती है। और ये लॉन्च किसने किया? प्रकृति ई मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने क्या दिया है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया। क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं जो कि हमारा वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें है IRDA गिव्स फाइनल अप्रूवल फॉर मर्जर ऑफ HDFC आर्गो हेल्थ एंड HDFC आर्गो जनरल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये कह दिया है कि HDFC आर्गो और HDFC आर्गो जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस दोनों को क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर सकते हैं आप, और वो कंबाइन हो रहे हैं। IRDA इंपॉर्टेंट है। कौन है करंटली चेयरमैन? सुभाष कुमार खुंतिया, याद रखेंगे। नेक्स्ट, RBI इवेल्युएट इम्पैक्ट ऑफ RBI कहता है कैंपेन। उन्होंने देखा कि कितना कसर लोगों के ऊपर पड़ा है, तो मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। नेक्स्ट, TS त्रिमूर्ति वर्चुअली एड्रेस 44th एनुअल G77 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है खास, G77 की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी, उसमें TS त्रिमूर्ति ने जो है वो उसको एड्रेस किया है। और TS त्रिमूर्ति कौन है? इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस एम्बेसडर के, TS त्रिमूर्ति, तो याद रखेंगे। तो उन्होंने इसको किया है। और चेयरमैनशिप G77 की किसके पास है? गुयाना के पास है। गुयाना, GUYANA, गुयाना के पास है। हेडक्वार्टर कहाँ पे G77 का? न्यूयॉर्क, याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर टू सी द लार्जेस्ट ग्रोथ आफ्टर कोविड-19। ये कहा गया है कि इंडिया का जो एनर्जी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रोथ करेगा इस टाइम पीरियड के अंदर। किसने कहा है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से कहा गया है। क्योंकि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी सेक्टर में ग्रो कर सकता है, क्योंकि इंडिया का टारगेट भी है कि हमने 2022 तक जो है वो क्लीन एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो क्रिएट करने हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्रिएट करने। कितने? 175 गीगावाट, 175 गीगावाट। तो ये इंडिया का जो है वो टारगेट है कि हमने इसको अचीव करना है। और ये इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में। नेक्स्ट आते हैं, IREDA सैंक्शन लोन्स वर्थ रुपीज इतना, याद रखने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज निर्मला सीतारमण डिटेल्ड आत्मनिर्भर पैकेज 3 वर्थ रुपीज करोड़
12 स्कीम्स अनाउंस्ड। तो इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पे कर सकते हो, अदरवाइज कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं तो मैं क्वेश्चन की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर ही देता। तो सिर्फ वन लाइनर्स में आपने एक दो बातें याद रखनी होती हैं, तो वो आप याद कर लें, यहाँ से पढ़ लें बस एक बार, ताकि ऑप्शन देख के आपको याद आ जाए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें, तब जब भी हम वीडियो को अपलोड करते हैं या लाइव होती है वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और गाइज आप लोग लाइक बहुत कम देते हो, तो हमें 700 प्लस लाइक्स चाहिए, 700 प्लस लाइक्स चाहिए, ताकि हम आपके पास और भी कंटेंट लेके आ सकें। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट जरूर करेगा। और अगर आप पीडीएफ को पढ़ रहे हो और हमारी वीडियोस को देख रहे हो तो इसका मतलब आपके करंट अफेयर सेक्शन के स्ट्रांग होने के चांसेस जो हैं वो 90% से भी ज़्यादा हैं, क्योंकि हर पेपर में 90% से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे ही सेक्शन से आते हैं। तो ये हमारा प्रॉमिस है कि हम आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन को इंप्रूव करके ही हटेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।